करंट अफेयर की क्लास है, आप लोगों को पता ही होगा, है ना? ठीक है, यस सर। आज बात करने वाले हैं हम लोग बच्चों, एक आया हुआ है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है, बेसिकली एक 2021 की। एक तो इस पे बात करेंगे, फर्स्ट मेरा वो होगा। दूसरा बच्चों अगर देखा जाए तो दूसरा इसी के साथ, मतलब इसमें जैसे जेंडर की बात की गई है, आप लोगों को नाम से दिखा रहा होगा, ग्लोबल जेंडर गैप है ना, यानी जेंडर में कितनी समानताएं पाई जाती है किसी देश में, उसके बारे में रिपोर्ट बात करेगी। दूसरा बच्चों एक महिलाओं के लिए खास तौर पर हर साल एक रिपोर्ट जारी करता है, यूएनएफपी की तरफ से जारी किया जाता है बच्चों, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। तो यहाँ पर हम लोग दूसरे नंबर पर स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, इसके बारे में चर्चा करेंगे। 2021 में ही अभी आई है, अप्रैल में। ठीक है, तो दो तो होगा रिपोर्ट, इसमें रैंकिंग है, इसमें भारत को रैंक दिया गया है। ठीक है, तो इसमें हमें फोकस रखना है भारत की रैंकिंग पर। ठीक है, अच्छी रिपोर्ट है। और इसमें बच्चों भारत के लिए कुछ बातें बताई गई हैं, तो उसमें से एक दो बातें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा जानना जरूरी है। अगर पूछ सकता है तो आप लोगों को बड़े एग्जाम्स में आने की संभावना ज्यादा बन जाती है, तो इस वजह से यहाँ पर एक दो पॉइंट हम लोग देख लेंगे जो कि इसमें भारत के पॉपुलेशन के बारे में बताएगा। इसमें अच्छी एक बात आप लोग फोकस करना है, ऐसे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो पता ही चल जाएगा। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट में बच्चों महिलाओं की स्थिति के बारे में बात की जाती है। ठीक है, मतलब इसमें पुरुष या फिर पॉपुलेशन यानी कि जो वहाँ के जनसंख्या उसके बात नहीं की जाती उसके आधार पर। यहाँ पर महिलाओं को थोड़ा सा दिखाने की कोशिश किया जाता है कि इस देश में महिलाओं की क्या स्थिति है। ठीक है, उसकी बात किया जाता है। बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा है। बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा है आप लोगों को? सर मतलब ऐसे कटा कटा सर, मतलब क्लियर नहीं है। कटा कटा है, वेट। हाँ नहीं सर, सही आ रहा है नहीं सर, सही सही है, दिख रहा है। क्लियर आ रहा है सर। क्लियर आ रहा होगा, एचडी क्वालिटी की वीडियो चला रखी है मैंने, ऐसे थोड़ी। और आपका नेट बेटा स्लो का हो रहा होगा, तो ऐसे दिखता है। चलिए खैर, इधर देखिए। तो ये दो तो है रिपोर्ट आपकी, है ना, और दोनों में मुझे महिलाओं की स्थिति के बारे में बात करनी है। तो हमारी क्लास में जितना भी महिलाएं होंगी वो उससे देख लेना तो उनका कैसी स्थिति में हो भारत में। ठीक है, तो दो तो हो गई रिपोर्ट, है ना। अब लड़कियों कहेंगे भाई महिलाओं के बारे में सारी बात कर लेंगे, तो फिर लड़कों के बारे में क्या बात करेंगे? तो दो चीज है। अरे भैया म्यूट करो अपने आप को, म्यूट करो सभी बच्चे अपने आप को। हितेश, कर लो अपने आप। हितेश, अगर नहीं करते हो तो मैं करूं फिर इधर से। अरे अब फोटो चले काफी हम। राघव म्यूट कर ले भाई। सबको म्यूट करो, बस सर बोलेंगे। देखिए आगे, यहाँ पर बच्चों दो तो बात हो जाएगी हमारी महिलाओं की स्थिति के बारे में। तीसरे नंबर पर जो आप लोगों को हम बताएंगे वो ओडीआई में भारत के कुछ बल्लेबाज हैं, उनकी रैंकिंग चेंज की गई है, तो वो रैंकिंग को हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर बच्चों एक बुक है, उसे बाइबल ऑफ द क्रिकेट कहते हैं। उस बाइबल ऑफ द क्रिकेट ने अभी अभी कुछ डाटा जारी किया है, तो उस डाटा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और उसमें 80 के दशक में, 90 के दशक में और साथ में 2010 के दशक में, दशक बोलते हैं बच्चों 10 साल को, 10 ईयर को। ठीक है, इसमें किस किस बल्लेबाज को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इसमें एक महिला का भी नाम है, उस महिला को भी हम लोग देखेंगे। तो ये हो गई आपकी थोड़ा सा खेल जगत से बात। ठीक है, ये वाला, ये खेल जगत से बात हो गई आप लोगों का। तो दो पोर्शन तो हम लोग रिपोर्ट के देखेंगे, दो पोर्शन हम लोग बच्चों खेल से जुड़े हुए देखेंगे। ठीक है, अरे बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। अब ये तो बच्चों हो गई घर की बात अपनी। ठीक है, थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, भारत से बाहर निकलते हैं तो अमेरिका की ओर चलते हैं। तो अमेरिका ने बच्चों अभी अभी एक एक्सरसाइज किया अप्रैल में, और उसका एक जहाज हमारे इलाके में घुस गया। ठीक है, तो वैसे तो हम अमेरिका से बड़े पीछे हैं, और हम लोग बात कर रहे थे अपनी इकोनॉमी को बढ़िया बनाने की, परंतु हमें पता ही चल गया हमारी इकोनॉमी है कैसी, है ना। तो ईजेड जोन आप लोगों को मैं समझाऊंगा क्या होता है ये। ठीक है, ये ज्योग्राफी और साथ में आप लोगों का इकोनॉमिक दोनों का हिस्सा होता है ईजेड जोन।
मतलब आप लोगों को ज्योग्राफी क्लास में पढ़ने को मिलेगा, साथ में इकोनॉमिक्स की क्लास में पढ़ने को मिलेगा। ये दोनों ही EEZ जोन को पढ़ाते हैं हम लोग। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, है क्या चीज, उसमें जहाज घुसा तो इससे भारत को क्या दिक्कतें आई, और साथ ही साथ में ये EEZ जोन किसके द्वारा निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो तीसरी, चौथी या पांचवी जो भी चर्चा है मेरी ये रहेगी। छठवीं चर्चा बच्चों हम लोग करेंगे किस बात पर, तो मेरा फेवरेट जलियांवाला बाग 13 अप्रैल को। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल को 1919 में हुआ था मुझे लगता है, तो अब शायद 102 साल उससे हो गए हैं। ठीक है, और तो हम जो जलियांवाला बाग के बच्चों 102 साल के बारे में बात करेंगे, और ये चर्चाओं में क्यों बना हुआ है, साथ में इसके बारे में बात करेंगे। आप लोगों ने 7th में, मोस्ट इंपोर्टेंट मुझे लगता है ये वाला पोर्शन 7th वाला, आप लोगों ने अप्रैल में बच्चों अभी अभी पंचायती दिवस मनाया होगा। तो पंचायती दिवस वाले दिन भारत ने बच्चों पंचायती अवार्ड जारी किए हैं। तो ये जो पंचायती अवार्ड है बच्चों, इसके बारे में बात करेंगे। इसमें फर्स्ट स्थान किसको मिला है, सेकंड किसको मिला है, थर्ड किसको मिला है, और इसको पंचायती अवार्ड को देता कौन है, या फिर कौन जांचता है कि फर्स्ट नंबर पे इसको रखना है, सेकंड नंबर पे इसको रखना है। ठीक है, और लास्ट में आप लोगों के अप्रैल में जितने भी दिन आप लोगों ने सेलिब्रेट किए हैं, चाहे अर्थ डे हो उसमें, चाहे लीवर डे हो उसमें, या फिर हेपेटाइटिस डे हो, मलेरिया डे हो, या फिर उसके बाद बच्चों आप लोगों ने पंचायती दिवस मनाया हो, तो आप लोग कौन सी तारीख को, कौन सा दिवस अप्रैल में मनाते हो, इसमें से एक क्वेश्चन आप लोगों का बन जाता है। तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, समझ में आया क्या क्या पढ़ेंगे आज हम लोग, बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021। ठीक है, हेडिंग बनाओ, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021। भाई जो भी ये रसोई में काम, जो भी ये रसोई में काम कर रहा है वो अपने आप को म्यूट कर ले। आपकी रसोई की सारी आवाज हमें सुनाई दे रही है। ठीक है, और कृपया कर अनम्यूट ना करें अपने आप को। लिखो बच्चों, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 लिख लिया, हेडिंग है ये आप लोगों का। यस सर। चलिए बच्चों देखिए, इस रिपोर्ट को इशू करता है बच्चों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं WEF। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों का पॉइंट क्या बनेगा कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है। ये हम लोगों को रिपोर्ट जेंडर गैप के बारे में बताती है कि इस देश में कितना जेंडर गैप चलता है, या फिर उस देश में जेंडर गैप जो है बच्चों वो किस हिसाब से किस हद तक पहुंचा हुआ, जिसमें इसमें रैंकिंग दी जाती है। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अगर मैं बात करूं तो इसके 4 एक्सिस होते हैं, या फिर 4 आयामों पर ये अपने रिपोर्ट को जारी करता है। 4 आयाम है इसके पास, 4 एक्सिस है इसके पास। ठीक है, 4 आयाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के आधार पर। सबसे पहला बच्चों होता है स्वास्थ्य, यानी कि हेल्थ। ठीक है, दूसरा है बच्चों शिक्षा के अवसर, यानी एजुकेशन में उसको कितने अवसर दिए जाते हैं वो वाला। ठीक है, तो पहला यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि हेल्थ है, दूसरा आप लोगों ने देखा कि शिक्षा में कितने अवसर दिए जाते हैं महिला को, किसी को, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, साथ में बच्चों यहाँ पर एक महत्वपूर्ण, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु इसका ये वाला है कि उसका बच्चों आर्थिक भागीदारी कितना है। और एक चौथा है इसमें राजनीतिक भागीदारी। देखो इसमें 4 आयाम है, 4 एक्सिस हैं, इसको पहले समझ लेते हैं क्योंकि हर एक में रैंकिंग है इसमें। ठीक है, देखो सुनो, ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ये एक रिपोर्ट जारी करता है जिसका नाम है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021। 2021 में जारी किया है, इसलिए 2021 है इसका नाम। यहाँ पर ये 4 आयामों पर चर्चा करता है इस रिपोर्ट में। पहला हेल्थ सेक्टर पर चर्चा करता है। दूसरा बच्चों हेल्थ सेक्टर ऐसा नहीं कहता ये कि आपका हेल्थ सेक्टर अच्छा है कि बुरा है या खराब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जो महिला है बच्चों वो कितनी स्वतंत्र है अपनी हेल्थ के लिए, या फिर वो जो जैसे कि एक विवाहित महिला हो गई, सपोज करो तुम लोग,
ये विवाहित महिला हो गई, ये इसका हस्बैंड हो गया, तो ठीक है। तो इसकी जब तबीयत खराब होती है तो इसके हेल्थ के लिए सारे फैसले कौन लेता है? इसका मेल या जो हस्बैंड होता है वो लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर चर्चा की गई इस रिपोर्ट में कि कितनी फ्री है अपनी हेल्थ के लिए डिसीजन लेने में, ठीक है। दूसरा बच्चों, शिक्षा के अवसर को दिखाया गया है इसमें कि जो महिला होती है उसको शिक्षा में कितना अवसर प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा तीसरा बच्चों, इसमें आर्थिक भागीदारी को दिखाया गया है कि वो परिवार चलाने या फिर कितनी कंपनी में काम करके कितने अवसर उसको दिए जाते हैं कंपनी में नौकरी में जाने के लिए। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण, राजनीतिक भागीदारी, यानी कि किसी देश में वो महिला कौन से ऊंचे पद पर बैठ सकती है, या फिर जैसे मुख्यमंत्री या मंत्री में कितने मंत्री जो है वो महिलाएं हैं या फिर मुख्यमंत्री जो है वो महिलाएं हैं, ठीक है। इस तरह से 4 आयाम दिखाती है रिपोर्ट और चारों आयामों में रैंकिंग दी गई है कुछ रिपोर्ट में। समझ में आया बच्चों? बोलो। यस सर। सही। यहाँ पर इस रिपोर्ट में जो टोटल देशों का आंकड़ा दिया गया है वो है टोटल 156 देश, 156 देश है बच्चों जिसमें इनका आंकड़ा दिखाया गया है इस रिपोर्ट में। और 156 में से भारत के लिए थोड़ी सा बेकार वाली बात है क्योंकि इस बार 2021 में भारत की रैंक बच्चों 140वीं है। 140 रैंक है हमारी आउट ऑफ कितना, 156 में से। यानी 156 देशों का आंकड़ा इस रिपोर्ट में जारी किया गया है और इसमें से भारत की रैंक 140वीं दी गई है, ठीक है बच्चों। अरे बोलो। यस क्या सर। रैंक है हमारा, यस सर। है ना। यानी कि हमारे यहाँ पर जेंडर गैप की अगर स्थिति देखा जाए तो वो बढ़िया, कोई खास वास नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आस पड़ोस की अपनी बात करूं, आस पड़ोस जैसे कि हमारा पड़ोसी है बांग्लादेश है, नेपाल है, पाकिस्तान है ना, श्रीलंका है, भूटान है, अफगानिस्तान है, तो इनके बारे में अगर मैं बात करूं तो बांग्लादेश ने बढ़िया परफॉर्मेंस किया है हमारे आसपास के देशों में। बांग्लादेश की बच्चों सबसे बढ़िया रैंक है आसपास के अगर देश देखूं मैं तो बांग्लादेश ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया और वहां की जो रैंक है 65 रैंक है इसी रिपोर्ट में, ठीक है। भारत की 140वीं रैंक है और बांग्लादेश की 65 रैंक है। और आप लोगों को पता भी होगा शायद कि बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है ना बच्चों, वो एक महिला है। बोलो यस या नो। यस सर। बोलो बच्चों यस या नो, ठीक है। यस यहाँ सर। पर नेपाल पाकिस्तान ने बड़ा बेकार प्रदर्शन किया। पाकिस्तान तो खैर हमारे से बगैर गुजरा है। पाकिस्तान की 153वीं रैंक है इसमें, हमारी 140वीं है, तो थोड़ा खुश होने वाला मौका है ना। अफगानिस्तान की और भी बेकार रैंक है, 156 रैंक है अफगानिस्तान का, ठीक है बच्चों। सर पाकिस्तान की कितनी है? पाकिस्तान की 153वीं है, लिखनी किसी को नहीं है, आएगी नहीं तुम्हारे एग्जाम की पाकिस्तान की कितनी रैंक है, ठीक है। तुम बस वैसे ही थोड़ा खुश होने के लिए सुन लो कि पाकिस्तान के हमारे सिर्फ बेकार है, ठीक है। 153वीं है, 153। चलिए खैर, अब बच्चों देखा जाए तो 2020 की मैं बात करूं क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा बनता है कि 2020 में क्या थी, 2021 में क्या थी, कितना गैप आया पिछली बार से। तो 2021 की मैं बात करूं तो टोटल कंट्री है 156 2021 में, और 156 में से 140वीं रैंक भारत को मिली है। परंतु अगर मैं 2020 की बात करूं बच्चों तो तब कंट्री थी 153, टोटल कंट्री थी 2020 में 153, ठीक है। तब भारत को रैंक मिला था 112वीं रैंक मिली थी इस रिपोर्ट में, ठीक है। 112 इतना रैंक मिला था। तो हम कितना पिछड़ गए बच्चों, कोई निकाल पाएगा? 28। कितना अंक पिछड़ गए? 28, 28। यहाँ पर हम लोगों ने पाया कि 2020 से 2021 में हम लोग 28 पिछड़ गए हैं और 140वीं रैंक हम लोगों ने पाई है 2021 में। टोटल कंट्री भी देखो चेंज हो गई है। टोटल कंट्री पहले 2020 में 153 थी, इस बार रिपोर्ट में 156 कंट्री को इंक्लूड किया गया है, ठीक है बच्चों। बोलो यस सर। यस सर। यस सर। आप लोगों को एक बात याद रखना है, इसमें आप लोगों को भारत के अलावा बांग्लादेश याद रखना है, ठीक है। क्योंकि बांग्लादेश इसलिए याद रखना है क्योंकि भारत के जो आस पड़ोस वाले देश हैं उसमें बांग्लादेश ने सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है, 65th रैंक प्राप्त किया है। तो बांग्लादेश को अलग से याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। और इन पर चर्चा करें अगर हम लोग बच्चों, तो हेल्थ में अगर देखा जाए तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। 156 देशों में से भारत की महिलाएं काफी पीछे हैं अपनी हेल्थ के लिए बच्चों। 155वीं रैंक दी गई है भारत की महिलाओं को अपने हेल्थ के बारे में सोचने के लिए। 156 देशों में से 155वीं रैंक है
महिलाओं के लिए, ठीक है, हेल्थ में। शिक्षा के अवसर में देखा जाए तो इसमें भी हम लोगों ने ज्यादा कोई खास प्रदर्शन किया नहीं है। शिक्षा के अवसर में देखा जाए तो 114वीं रैंक है बच्चों हमारी शिक्षा के अवसर में, ठीक है। लेकिन हाँ, राजनीतिक अवसर में देखा जाए तो पिछली बार से तो 2019 में जो कैबिनेट था या फिर जो मंत्रियों की संख्या थी उसमें महिलाओं की संख्या 0.9 पॉइंट समथिंग % थी। अब वो थोड़ी और घट गई है बच्चों, ठीक है। तो राजनीतिक भागीदारी में देखा जाए तो हमको बढ़िया स्थान मिला है, 51वां स्थान प्राप्त हुआ है इसी रिपोर्ट में। हम लोगों को 51 रैंक मिली है, ठीक है। तो एक तो आप लोगों का क्वेश्चन ये बन सकता है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में आप लोगों को ओवरऑल कितना रैंक मिला है। तो 2021 में आप लोगों को 140वीं रैंक मिली है, ठीक है। आस पड़ोस के देशों में बांग्लादेश ने कितनी रैंक प्राप्त की है, 65वीं रैंक प्राप्त की है। लेकिन अगर हेल्थ में पूछ लिया जाए इसी रिपोर्ट में तो 155वीं रैंक पर है भारत। शिक्षा के अवसर पर पूछा जाए तो 114वीं रैंक पे है भारत। और राजनीतिक भागीदारी में पूछा जाए बच्चों तो 51वीं रैंक पर है भारत, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों का एक ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट 2021 यहाँ पर ये समाप्त हुआ, ठीक है बच्चों। किसी को कुछ पूछना है इसमें? सर आर्थिक भागीदारी की रैंक नहीं है? जी, सर आर्थिक आर्थिक भागीदारी में भागीदारी में रैंक नहीं है? आर्थिक भागीदारी में इन्होंने रैंक ना देके ये बताया है कि भारत में जो है वो आर्थिक भागीदारी में महिलाएं पिछड़ गई हैं पुरुषों से, ठीक है। मतलब घर चलाने में महिलाओं का सहयोग 2020 में पहले ज्यादा था, इस समय कम हो गया है 2021 में। और ये इसका रीजन इन्होंने दिया है कोविड-19 जो पैंडेमिक है, इसका रीजन दिया है इसमें, ठीक है। बच्चों एक रिपोर्ट में पूरे ग्लोबल के लिए बात की गई है। इसमें कहा गया है कि जो कोविड-19 है उसमें जेंडर गैप को और बढ़ा दिया है, पैंडेमिक की वजह से जेंडर गैप और ज्यादा बढ़ गया है। तो इसमें कोविड-19 को जिम्मेवार माना गया है कोविड जेंडर गैप को बढ़ाने के लिए, ठीक है। समझ में आया? लिख लीजिए, लिखो बच्चों। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 issued by वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF। हिंदी में लिखिए, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की जाती है। ठीक है। अब एक हेडिंग बनाइए, ओवरऑल रैंकिंग। हेडिंग बनाइए, ओवरऑल रैंकिंग। लिखिए, द टोटल कंट्री इन दिस रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में कुल देशों की संख्या या एरिया भी हो सकते हैं, क्षेत्रों की संख्या 156 156। इंडियाज रैंक, भारत की रैंक कितनी है बच्चों इन 2021 में कितनी है? 140। 140 भी लिखिए, 140 140, ठीक है। लिखिए इन 2020 में, इन 2020 में the total country in this report 153 and India's rank was 112। 2020 में इसमें कुल देशों की संख्या 153 थी तथा भारत की रैंक 112वीं थी। लिखो, बांग्लादेश परफॉर्म्ड वेल इन दिस रिपोर्ट। बांग्लादेश ने इस रिपोर्ट में अच्छा प्रदर्शन किया। एंड द रैंक ऑफ बांग्लादेश
is 65 in 2021 तथा बांग्लादेश की 2021 में रैंक 65वीं है। 65वीं है। लिख लिया बच्चों? सर लास्ट लाइन हिंदी में दोबारा बोलना। तथा बांग्लादेश की रैंक 65वीं है। 65वीं। लिख लिया बच्चों? यस सर। अब लिखिए आगे इसमें। राजनीतिक सशक्तिकरण में भारत की रैंक है। राजनीतिक सशक्तिकरण, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, इसमें भारत की रैंक है 51। 51। ठीक है। लिखिए, राजनीतिक भागीदारी या सशक्तिकरण में भारत की रैंक या भारत का स्थान 51वां है। ठीक है, आगे लिखिए। अपॉर्चुनिटी सर दोबारा रिपीट कर दीजिए ये वाला। हिंदी में, इंग्लिश में? इंग्लिश में। लिखिए, द रैंक ऑफ इंडिया इन political empowerment of women 51। ठीक है। सेकंड है आप लोगों का शिक्षा के अवसर। इसमें लिखिए अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन, द रैंक ऑफ इंडिया इज 114। 114वीं रैंक है। शिक्षा के अवसर में भारत की रैंक 114वीं है। ठीक है। अब आ गया ये हेल्थ में। इन हेल्थ द रैंक ऑफ इंडिया इज 155 तथा स्वास्थ्य में भारत की रैंक 155वीं है। तथा स्वास्थ्य में भारत की रैंक 155वीं है। लिख लिया? यस सर। आप लोगों को मेन फोकस रखना है भारत की ओवरऑल रैंकिंग कितनी है। ठीक है। अगर किसी बड़े एग्जाम में जाते हो तो वहां पर ये भी पूछ सकता है आप लोगों से, जो दूसरे मैंने पॉइंट्स बताए हैं, जैसे कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, शिक्षा के अवसर और हेल्थ में। ठीक है। ये हो गया बच्चों आप लोगों का? यस नेक्स्ट यस सर। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि आप लोगों के यहाँ पर जो अमेरिका ने के साथ, देखिए एक कानून है यूएन का अंक्लोस कानून। ठीक है। UNOLOS अंक्लोस। ये अंक्लोस लो क्या होता है बच्चों? जैसे कि ये आप लोगों का एक इंडिया का मैप है, मैं तटीय क्षेत्र बना रहा हूं केवल। ठीक है। पोर्ट एरियाज हैं ये। यहाँ पर आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पर ये जो तटीय क्षेत्र है बच्चों, कोई आगे है कोई पीछे की तरफ है, मतलब ऐसा तो है ना, ये सीधी लाइन में है ये पूरा का पूरा। ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है, बेस लाइन खींची जाती है और इस बेस लाइन से बच्चों 200 नॉटिकल माइल, इसको समुद्री मील बोलते हैं हिंदी में। ठीक है।
200 नॉटिकल माइल तक की दूरी तक बच्चों एक जोन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग इसको? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक Exclusive जोन, economic- EEZ बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है कि यहाँ तक के जो समुद्री क्षेत्र है इसमें कोई भी देश जो है वो अपने संसाधन को बना सकता है या फिर निकाल सकता है। ठीक है, इसी के बीच में, क्योंकि ई जोन जो है बच्चों, EEZ जोन जो है वो भारत के अंडर में आता है 200 नॉटिकल माइल का, तो यहाँ पर आकर अमेरिका के एक युद्धपोत ने अभ्यास किया। ठीक है, एक्सरसाइज किया, और यहाँ पर ये यूएन का एक कानून है, ओशन का कानून है बच्चों ये, इसको ओशन लॉ भी बोलते हैं हम लोग, या सी लॉ भी बोलते हैं हम लोग, कन्वेंशन ऑफ सी ऐसा बोला जाता है। ठीक है, उसके तहत यहाँ पर उसका उल्लंघन बताया जा रहा है कि अमेरिका ने उसको वायलेट किया है। ठीक है, परंतु ये अमेरिका के लिहाज से अगर देखा जाए बच्चों तो अमेरिका इस कानून को फॉलो नहीं करता है, यानी अमेरिका कहता है कि हम लोग UNCLOS को नहीं मानते हैं। ठीक है, समझ आया? यस सर। कोई दिक्कत इसमें? बोलो बोलो भाई। सर ये पीछे से बैकग्राउंड नॉइज बहुत आ रहा है। नीतू प्लीज नीतू अपना राणा। माइक ऑफ कर दो। नीतू जी माइक ऑफ कर दे अपना। सर एक बार रिपीट करना, नीतू, आपने क्या पूछा था अभी? मैंने आपको कहा कि UNCLOS जो कानून है उसके तहत अमेरिका जो है वो इसको नहीं मानता है, हम लोग मानते हैं इसको, क्योंकि हमने 1995 के आसपास इसको एक्सेप्ट कर लिया था इस लॉ को। ये यूनाइटेड नेशन बनाता है इसको। ठीक है, और अमेरिका ने अभी तक इस UNCLOS कानून को एक्सेप्ट नहीं किया है। ठीक है, तो इसलिए उसके लिहाज से कोई ये इस लॉ का कोई उल्लंघन नहीं है, लेकिन हमारे लिहाज से UNCLOS कानून का ये वायलेशन है, उल्लंघन है जो उसने हमारे साथ किया है। ठीक है, ओके सर। आप लोग को वीडियो आ रही है क्या? नहीं सर। No, नो sir. सर, चलिए, आपकी No, फोटो sir. आपकी फोटो आ रही है। हाँ रुको रुको, एक कॉल आ गई है। बच्चों 1 मिनट रुकना बस। ओके सर। ओके सर। हाँ जी, अभी आ रही है वीडियो आप लोगों को? Yes, sir. जी सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है ठीक है। तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था कि ये UNCLOS एक कानून है जो कि 1995 के आसपास लगभग हमने इसको अडॉप्ट किया था, रेटिफाई किया था इंडिया में, परंतु अमेरिका में अभी तक रेटिफाई नहीं हुआ है।
इसको यूनाइटेड नेशन बनाता है और इसके तहत बच्चों एक जोन है जिसका नाम है EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये कहां से कहां तक होता है? तो ये बेस लाइन से कब तक होता है? 200 नॉटिकल माइल तक की डिस्टेंस तक होता है बच्चों। इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। और इसके अंदर आकर अमेरिका के युद्धपोत ने बच्चों अभी एक्सरसाइज किया है। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि एक्सरसाइज ये हमारे साथ भी बहुत बार कर चुके हैं ये वाली, परंतु इसमें भारत की परमिशन नहीं की गई थी, ठीक है। यानी बिना भारत की परमिशन के वे अंदर आए और अंदर आकर उन्होंने एक्सरसाइज किया, ठीक है। समझ में आया? यस सर। बोलिए। Yes, sir. अब इसको थोड़ा बहुत लिख लेते हैं हम लोग। Yes, sir. लिखिए लिखिए बच्चों। सर हेडिंग क्या बनाए इसकी? हेडिंग बनाओ बच्चों, सबसे पहले हेडिंग बनाओ अमेरिकन नेवी। अमेरिकन नेवी अमेरिकन नेवी वोलेट UNCLOS लॉ, UNCLOS UNCLOS लॉ। अमेरिकन नेवी ने UNCLOS कानून का उल्लंघन किया है। लिखिए फुल फॉर्म ऑफ UNCLOS लॉ, लिख लो बच्चों उसका। UNCLOS मीन्स यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर लॉ ऑफ सी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर लॉ ऑफ सी, लॉ ऑफ सी। This law passed on November 1982। यह नियम नवंबर 1982 को पारित किया गया। यह नियम नवंबर 1982 को पारित किया गया। एंड इन 1995 तथा 1995 में इंडिया रेटिफाई द लॉ, तथा 1995 में भारत ने इसको अपनाया। भारत ने इसको अपनाया, ठीक है। आगे लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ सी वाटर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। Divided into 3 parts. First, IW. Second, TW. And third, EEZ. ठीक है। इस नियम के अनुसार समुद्र में 3 प्रकार की सीमाओं को निर्धारित किया जा सकता है। पहला IW, दूसरा TW और तीसरा बच्चों EEZ। IW का मतलब है इंटरनल वाटर, I फॉर इंटरनल, W फॉर वाटर। और यहाँ पे TW का मतलब है टेरिटोरियल वाटर, टेरिटोरियल, T फॉर टेरिटोरियल, W फॉर वाटर। और EEZ का मतलब है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अच्छा, इसका डिस्टेंस होता है 12 नॉटिकल माइल और इसका डिस्टेंस होता है 200 नॉटिकल माइल, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। इसका डिस्टेंस है 12 नॉटिकल माइल और उसका डिस्टेंस है बच्चों 200 नॉटिकल माइल का, ठीक है। लिख लिया? यस सर। Yes, sir. अमेरिका की एक्सरसाइज का नाम भी लिख लो आप लोग, कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं हमें? वो कर रहे हैं FONOP, FONOP, लिख लो। द अमेरिकन एक्सरसाइज नेम इज FONOP,
FONOP। लिख लिया बच्चों? यस सर। चलिए आगे देखिए। सर इसकी फुल फॉर्म क्या है ये फोन ऑप की? बता रहे हैं। अच्छा ये लक्षद्वीप है ना, लक्षद्वीप तो देखा ना आप लोगों ने? यस सर। तो लक्षद्वीप के बच्चों ईस्ट वेस्ट की तरफ की गई है एक्सरसाइज, लगभग एक लक्षद्वीप से 180 नॉटिकल माइल है शायद, ठीक है, वहां तक ये घुसा था, लगभग इतना। और अमेरिका है, कुछ भी कर ले, क्या दिक्कत आ रही है ना? उसने हमारी वैक्सीन का जो बन रहा था, हमारी वैक्सीन, उसका जो रॉ मटेरियल था वो सारा का सारा अमेरिका से आ रहा, तो उसने रोक दिया उसको, है ना। फिर पता नहीं अब उसके मन में क्या आया, तो उसने अब भेजना शुरू किया है। क्या है, ऐसे बुरे वक्त में दोस्तों का पता चलता है। तो रूस हमारा एक बढ़िया दोस्त है, उसने देखो वैक्सीन भी भेज दिया है, लेकिन अमेरिका ने हमें Yes, वैक्सीन भी sir. नहीं भेजा अभी तक, है ना। तो बेसिकली रूस हमारा बढ़िया दोस्त है, आजादी से पहले का दोस्त है, अच्छा दोस्त है हमारा, है ना। अमेरिका इतना बढ़िया नहीं है, और जब से नए वहां पे राष्ट्रपति आए हैं, वे थोड़ा सा मोदी सरकार से जो है थोड़ा सा दिक्कत कर रहे हैं। अच्छा एक चुनाव नतीजे आए हैं अभी अभी, है ना, देखिए नहीं यस तुम लोगों ने सर। न्यूज में? देख लिए देख लिए। Yes, sir. वेस्ट बंगाल में ममता दीदी जीत गई है ना। और Yes, sir. पुडुचेरी का तो अभी पता नहीं चला है पूरा टोटल। और असम में बीजेपी सरकार बना रही है, इधर केरला में लेफ्ट सरकार बना रही है, और इधर एडीएम के सरकार बना रही है तमिलनाडु में, ना। सर तो चाइना ने भी तो मैं बोल दिया हेल्प के लिए। चाइना तो आगे रहता है हमेशा हेल्प करने में, चाइना कोई दिक्कत नहीं है। चाइना देखो दोस्त के मामले में नहीं, वो एक बिजनेसमैन है, वो केवल पैसे लेगा और हमें सामान देगा, ठीक है, वो केवल ये करेगा। सर हेल्प तो काफी लेकिन जो, कंट्रीज ने करी है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम कह पहले रहे हैं हमने काफी उनकी करी थी, हमने उनको हाँ दे कह दिया। सकते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तुम एकदम न्यूज चैनल पे अपनी नजरें टिकाए रखते हो ना, कि कौन सा हमें क्या हेल्प कर रहा है। यस नहीं बहुत सर, अच्छा वो अच्छा तो एडिटोरियल में पढ़ा था एक, अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत कि बढ़िया। हमारे यहाँ कमी इसलिए आ गई क्योंकि पहले बाहर दे दिया। अच्छा ये ठीक है बात। चलो खैर, इधर देखो, अभी जलियांवाला बाग हुआ है, मतलब अभी तो नहीं हुआ है, बहुत टाइम पहले हो चुका है। तो 13 अप्रैल को 1919 में हुआ था ये, और अभी 13 अप्रैल गई है, 13 अप्रैल कौन सा महीना चल रहा है, 2021, है ना, ठीक है। तो 2 साल, 102 साल हो चुके हैं इसको, जलियांवाला बाग को। ऐसा हुआ था बच्चों, 10 मार्च को एक बिल पास हुआ था 1919 में, 10 मार्च और को, अटैक। ठीक है, जिसका नाम था आप लोगों के यहाँ पर काला कानून। गांधी द्वारा कहा गया था इसको, इसका नाम था रॉलेट एक्ट। ये बच्चों 10 मार्च 1919 में एक काला कानून पास हुआ था। बेसिकली गांधी क्या था इसको काला कानून, ऐसा हुआ था 1918 में, जैसे ही आप लोग यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तो भारत की कंडीशन को देखने के लिए, कानून की कंडीशन को देखने के लिए अंग्रेजी सरकार ने एक रोलेट नाम का अधिकारी भारत में नियुक्त किया। इसका काम था कि भारत में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखना। इस रोलेट ने अपने नाम पर एक एक्ट बनाया जिसका नाम था रोलेट एक्ट, और ये रोलेट एक्ट बच्चों हमारे बहुत सारे अधिकार हमसे छीन रहा था। जैसे इस एक्ट में शक के बिना पर गिरफ्तारी थी, और साथ ही साथ में इस एक्ट में बच्चों जज के सामने पेश नहीं किया जा सकता था लगभग 2 साल तक, और जज के सामने जब पेश नहीं किया जाएगा तो 2 साल तक लगभग उसे वकील से भी वंचित रखा जाता था। मतलब कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई उसको वकील नहीं मिलेगा, कोई उसको अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया जाएगा, शक के बिना पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था। ऐसा रोलेट एक्ट बनाया गया था, ठीक है। तो गांधी ने कहा कि ये काला कानून है, मैं इसके खिलाफ एक आंदोलन छेड़ूंगा, जिसका नाम उन्होंने रोलेट सत्याग्रह रखा था गांधी ने, ठीक है। तो उसी पंजाब में, पंजाब की तरफ एक लोकल लीडर थे, दोनों के दोनों, डॉक्टर सत्यपाल
और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। ये दो लोकल लीडर थे पंजाब के, ठीक है। तो ऐसा हुआ, गांधी को पहले गिरफ्तार किया गया पलवल से, फिर उसके बाद 9 तारीख को, 9 अप्रैल की बात है ये, 9 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को भी गिरफ्तार किया गया। तो 13 अप्रैल को बच्चों बैसाखी था उस दिन, बैसाखी। तो बैसाखी के दिन यहाँ पर 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग अमृतसर में लोग इकट्ठा हुए और उनका फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो था, प्रथम जो उद्देश्य था, उनका प्रथम उद्देश्य ये था कि डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को कैसे छुड़वाया जाए। पहला उनका उद्देश्य ये था। दूसरा उद्देश्य उनका ये था कि यहाँ पर पंजाब में जो रोलेट सत्याग्रह गांधी ने चलाया है उसको कैसे फैलाया जाए। तो दो उनके उद्देश्य थे, वे आराम से बात कर रहे थे वहां पर, ठीक है। तभी पंजाब में 2 डायर हुआ करते थे, एक का नाम है ओ डायर और एक का नाम था आर डायर, ठीक है। तो ओ डायर ने आदेश दिया कि तुम जलियांवाला बाग जाओ और वहां की कंडीशन को देखो कैसी चल रही है वहां पे कंडीशन। तो जो आर डायर था वो बच्चों मशीन गन लेकर चला, और मशीन गन जब वो लेकर चला तो उस मशीन गन काफी लाइट वेटेड नहीं होता था। उस समय मशीन गन जो होता था वो काफी हैवी वेटेड होता था, मतलब उसे जीप में रख के लाना पड़ता था, जीप में रख के चलाना पड़ता था उस मशीन गन को। तो जब ये चला तो जलियांवाला बाग अगर आप कभी गए होंगे तो उसकी दीवारें बड़ी छोटी सी हैं, मतलब एंट्री गेट बड़ा छोटा है, जिसकी वजह से वो जीप अंदर जा नहीं पाई। तो जो जनरल आर डायर है ये अंदर गया और इसने बिना किसी चेतावनी के वहां पे फायर का ऑर्डर दिया। और अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों के अनुसार, इस घटना में 350 से अधिक लोग मारे गए, और अकॉर्डिंग टू द इंडियंस इस घटना में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए, ठीक है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि अंग्रेज तो भाई अपनी संख्या कम ही बताएंगे क्योंकि उन्होंने मारा है, और भारत वालों ने 1000 से ज्यादा लोगों का गिनती किया यहाँ पर। जनरल आर डायर को सजा देने के लिए, इसी हत्याकांड की वजह से जनरल आर डायर को सजा देने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया जिसका नाम रखा गया हंटर कमेटी, ठीक है। तो यहाँ पर हंटर कमेटी को फॉर्म किया गया। आप लोगों को याद होगा कि एक नाइटहुड की उपाधि है जब रविन्द्रनाथ टैगोर की, शायद याद है कि नहीं आप लोगों को। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने बच्चों इसी घटना के बाद अपनी नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था। Yes, मतलब अंग्रेजी सरकार को वापस लौटा दिया था। तो ये बैसाखी का दिन, इस दिन हमारे यहाँ पर हत्याकांड हुआ था। 2021 में क्या हुआ इससे रिलेटेड, जो यहाँ पर दूतावास है ब्रिटेन का, उसके जो दूतावास के जो मुखिया है बच्चों, राजदूत हैं जो ब्रिटेन के यहाँ पर, वे अभी अमृतसर गए और उन्होंने जलियांवाला बाग का मुआयना किया और उन्होंने इस घटना को बड़ा दुखद बताया। और उन्होंने कहा कि ये अंग्रेजों के ऊपर एक धब्बा है जो कभी मिटाया नहीं जा सकता है। 2020 में वहाँ की एक सीनेट, मतलब एक जैसे सांसद होता है हमारे यहाँ पर, वैसे ही वहां पर भी सीनेट में जो व्यक्ति बैठते हैं बच्चों, उनमें से भी उन्होंने कहा था कि ये अंग्रेजों के लिए एक काला दिन की तरह था जब जनरल आर डायर ने इनके ऊपर गोलियां चलवाई थी, ठीक है। तो इस तरह से जलियांवाला बाग सर का नहीं बार आया बार समझ। नाम आता है। सर एक बार फिर से बता दो। ये न्यूज में इसलिए था, न्यूज में, अच्छा ये तो समझ में नहीं आया, न्यूज में क्यों है ये? नहीं सर नहीं आया। ये रोलेक्ट एक्ट क्या वाला नाम? बता दो सर एक बार, और अच्छा, ये रोलेट एक्ट जनरल वाला। और डायर वाला। हाँ अच्छा अच्छा, सुनो। देखो ऐसा है कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हुआ। वो हुआ क्यों? क्योंकि इस समय पर 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। तो जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो उसके बाद भारत में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को, कानून की सिचुएशन को देखने के लिए अंग्रेजों ने अपना एक अधिकारी को यहाँ पर भेजा जिसका नाम था रोलेट। ये अधिकारी का नाम था। इसको एक एक्ट बनाना था जिससे भारत की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बढ़िया से चल सके। तो इसने एक कानून बनाया जिसने इसका नाम रोलेट एक्ट रखा, ठीक है। इस एक्ट के तहत क्या था, जैसे कि इस समय पर बच्चों आप लोगों का एक फंडामेंटल राइट है। क्या आप लोगों का फंडामेंटल राइट क्या? अगर आप लोगों को पुलिस पकड़ती है तो आप लोगों के पास मुख्यतः 3 अधिकार हैं। आप लोग पहले पूछ सकते हो कि भाई मुझे किस गुनाह पर या किस बिना पर आप लोग मुझे गिरफ्तार कर रहे हो, मेरा कसूर क्या है जो आप लोग मुझे गिरफ्तार कर रहे हो? बोलो यस या नो, पूछ सकते हो कि नहीं आप अभी? yes sir, constitutional remedies. यस सर, को वारंट। तो दूसरा एक अधिकार आप लोग
लोगों के पास ये भी है, इस समय आप लोगों को वकील दिया जाएगा जिससे आप बातचीत कर सकते हो अपने वकील से। और तीसरा अधिकार आप लोगों के पास ये है कि आप लोगों को बच्चों 24 घंटे के भीतर भीतर किसी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा, ठीक है। और उसी के बाद जब वो कह देगा मजिस्ट्रेट, जब आपकी कस्टडी को बढ़ाया घटाएगा जो भी करेगा वो, उसके बाद ही पुलिस अपनी कस्टडी में आपको रख सकती है, ठीक है, उससे पहले नहीं रख सकती। लेकिन यहाँ पर रोलेट एक्ट बच्चों, ये जो 3 अधिकार मैंने जस्ट अभी आप लोगों को बताया, इन तीनों का वॉल्यूशन करता है। देखो यहाँ पर पुलिस शक के बिना पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, ठीक है। यहाँ पर पुलिस बच्चों किसी जज के सामने उस व्यक्ति को पेश नहीं करेगी 2 साल तक। यहाँ तक 2 साल तक उस व्यक्ति को वकील नहीं दिया जाएगा, ठीक है, जिससे वो अपनी बात कर सके या फिर कानून के हिसाब से चल सके। तो ये पूरा का पूरा क्या था, ये रोलेट एक्ट था, ठीक है, समझ में आया? यस सर। बोलो। यस सर। समझ में आया? चलो आगे देखो। अब हुआ क्या, गांधी ने इसको कहा कि यार ये हमारे राइट्स का उल्लंघन है, ये हमारे हिसाब से ठीक नहीं हुआ कानून, तो इसलिए गांधी ने इसको ब्लैक लॉ कहा। ये कहता है गांधी कि ये काला कानून है, ब्लैक लॉ है। इसलिए गांधी ने इस रोलेट एक्ट के अगेंस्ट एक अपना आंदोलन शुरू किया जिसका नाम था रोलेट सत्याग्रह। ये गांधी का आंदोलन है, रोलेट सत्याग्रह, ठीक है। अब पंजाब में 2 लोकल लीडर्स थे, एक का नाम था डॉक्टर सत्यपाल और एक का नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। ये 2 लोकल लीडर हैं पंजाब के। अब बताओ मुझे एक बात बताओ, बंगाल में मोदी ज्यादा फेमस होगा कि ममता बनर्जी ज्यादा फेमस होगी? सर दीदी बनर्जी। फेमस होगी सर। आज पता भी चल गया तुम लोगों को, है ना? यस सर। इसका आंसर कोई ये भी नहीं बता सकता कि मोदी फेमस है। चलो खैर इधर आओ। यहाँ पर बच्चों देखो, ये पंजाब के 2 लोकल लीडर हैं, तो पंजाब में दोनों फेमस होंगे, ठीक है। गांधी भी फेमस तो था, परंतु जो लोकल लीडर्स का जो फेम रहता है बच्चों, वो नेशनल लीडर से थोड़ा सा ज्यादा रहता है। अब यहाँ पर पंजाब में डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ये 2 पंजाब के लोकल लीडर थे। इन्होंने गांधी को कहा कि तुम पंजाब आओ और पंजाब में आकर अपने रोलेट सत्याग्रह को फैलाओ, ठीक है। पंजाब उस समय बढ़िया केंद्र था एक क्रांतिकारियों का, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु उधर से सब आ रहे थे देखो पंजाब से, ठीक है। अब ऐसा हुआ, जब ये गांधी पंजाब जा रहा था तो गांधी को बीच रास्ते में से अंग्रेजों ने उठा लिया, पलवल शहर से। पलवल तो सुना भी होगा तुम लोगों ने। तो वहां पर पलवल से उठा के बंबई छोड़ दिया गया उनको, ठीक है। और अगले दिन डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया, सही। अब ये गिरफ्तार हो गए हैं, तो यहाँ के जो लोग थे पंजाब के, उन्होंने कहा कि हम 13 अप्रैल वाले दिन, यानी जिस दिन बैसाखी है, उस दिन हम जलियांवाला बाग में एक मीटिंग करेंगे और उस मीटिंग का पहला ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, ये होगा कि डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अंग्रेजों की गिरफ्तारी से कैसे छुड़वाया जाए, ठीक है। पहला ऑब्जेक्ट तो ये। दूसरा ऑब्जेक्ट इन्होंने ये रखा कि रोलेट सत्याग्रह को पंजाब में कैसे फैलाया जाए, दूसरा ऑब्जेक्ट इन्होंने ये रखा, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये 13 अप्रैल 1919 को जब ये मीटिंग कर ही रहे थे लोग, अमृतसर में है जलियांवाला बाग, तो वहां पर जनरल आर डायर पहुंचा। ये जनरल है, मतलब जनरल मतलब जैसे आप लोग के यहाँ पर जनरल कर्नल होते हैं ना, वैसा। तो ये जनरल है आर डायर। ये आर डायर वहां पर पहुंचा और उसने पहुंचकर बच्चों बिना किसी पहले बताए, बिना किसी वार्निंग के यहाँ पर गोलियां चलवा दी जलियांवाला बाग में, ठीक है। और जब इसने गोलियां चलवाई तो अंग्रेजों के अनुसार यहाँ पर 350 से ज्यादा लोग मारे गए इस मैस्क्योर में, हत्याकांड में, और भारतीयों के अनुसार इसमें 1000 से ज्यादा लोग मारे गए, ठीक है। अब क्योंकि हमारे अनुसार ज्यादा लोग मारे गए तो हम भड़क जाएंगे कि भाई तुम लोगों ने हमारे लोगों को मार कैसे दिया इतना सारा, है ना। तो इसलिए अंग्रेजों ने हमें शांत करने के लिए और जनरल आर डायर को थोड़ा सा सजा देने के लिए एक कमेटी बनाई जिसका नाम था हंटर कमेटी, ठीक है। तो ये कमेटी फॉर्म की गई थी। खैर ये चर्चाओं में बच्चों अभी यहाँ के जो दूतावास है ब्रिटेन का, ठीक है, आप लोग कभी वहां गए होंगे राजीव चौक के आसपास, तो वहां पे आप लोग को दिखाई दिया होगा। वे अभी उन्होंने प्रेस रिलीज जारी किया और उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर एक बे की तरह हो, और मैं इसके लिए बड़ी खेद जताता हूँ कि हम लोगों ने ऐसा मैस्क्योर किया, हम लोगों ने ऐसा हत्याकांड भारत में किया है, ठीक है। इसलिए चर्चाओं में आ गया। खैर 102 साल हो चुके हैं इसको, 13 अप्रैल 2021 को, ठीक है बच्चों, अब समझ में आया?
यस सर। Yes, sir. चलिए अब थोड़ा बहुत लिख ले इसको, हेडिंग बनाइए। सर ये दूतावास क्या होता है? बच्चे एम्बेसीज होती हैं, एम्बेसीज जैसे हमारे भारत की कई दूसरे देश में एम्बेसी होंगी, जैसे कि दूसरे देशों की हमारे भारत में बहुत सारी एम्बेसी। राजीव चौक गए हो ना कभी? यस राजीव सर, अभी चौक, इजराइल Yes, sir. वाली Embassy Road. इजराइल वाली में अभी बम फट गया था। हाँ हाँ, वो बम फटा था, वो एम्बेसी है इजराइल की भारत में, ठीक है। यस बाहर। ओके सर। हाँ, न्यूज खूब देखते हो तुम लोग हैं, आज तक फैन लग रहे हो मुझे। नहीं सर, कुछ कुछ फेमस होती हैं हम देख लेते हैं। अच्छा, चलो लिखो 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 लिखो, हेडिंग बनाओ। जलियांवाला बाग मैस्क्योर ऑन 13th अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 टू 13th अप्रैल 2021। 13 अप्रैल 2021 तक। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि 13 अप्रैल को क्या हुआ था, तो आप लोग क्या बताओगे? जलियांवाला बाग जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। हत्याकांड। तो यस 13 मैस्क्योर बोलते हैं इसको। तो 13 अप्रैल को याद रखना बच्चों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। ये हिस्ट्री के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और डेज में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। इसकी तारीख मोस्ट इंपोर्टेंट है, डेट भी याद रखिए आप लोग। चलिए लिखिए आगे। देखिए ऑन 10 मार्च 1919, 10 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट वो पास, वो पास किया गया, पारित किया गया फॉर इंडिया, भारत के लिए, फॉर इंडिया, भारत के लिए। अकॉर्डिंग टू द गांधी, गांधी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द गांधी, गांधी के अनुसार रोलेट एक्ट वॉज अ ब्लैक लॉ। गांधी के अनुसार रोलेट एक्ट एक काला कानून था। रोलेट एक्ट वॉज अ ब्लैक लॉ। रोलेट एक्ट एक काला कानून था। लिख लिया बच्चों? Yes, sir. ये इसको मैं पूरा आप लोगों को हिस्ट्री क्लास में पढ़ाऊंगा, मैं आप लोगों को ये चीज, ठीक है। जब मॉडर्न हिस्ट्री अभी शुरू हुई है, सर। यस सर। फिर उसके बाद जब हम लोग 1919 के टाइम पे आएंगे तो मैं आप लोगों को ये पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा। यहाँ पे मैं छोटा छोटा सा लिखवा देता हूँ क्योंकि अभी चर्चाओं में चल रहा है, तो आपके एग्जाम्स जो भी अभी तो खैर होने वाले हैं नहीं, लेकिन जब भी होंगे तो उसमें शायद पूछा जा सकता है, ठीक है। काला कानून लिखिए, आगे लिखो। डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू were the two local leaders of Punjab। डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू पंजाब के दो, पंजाब के दो लोकल लीडर थे। ठीक है, आगे लिखिए। अच्छा हाँ, याद रखना आप लोग, क्योंकि इस दिन 13 अप्रैल 1919 को कौन सा दिन था बच्चों? 13 अप्रैल 1919 को कौन सा दिन था? बैसाखी का दिन था। बैसाखी। इसलिए इसके ऊपर एक बुक लिखी गई है, तुम लोगों को शायद याद होगी, खूनी बैसाखी। खूनी बैसाखी वाली जो बुक है उसमें इसी घटना का जिक्र मिलता है हम लोगों को, ठीक है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि खूनी बैसाखी किस इंसिडेंट के ऊपर, किस घटना के ऊपर लिखी गई है, तो वो भी जलियांवाला बाग मैस्क्योर के ऊपर लिखी गई है, ठीक है। आगे लिखिए बच्चों। डॉक्टर सत्यपाल एंड बुक किसने लिखी है? बता रहा हूँ बच्चे। डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन, बता रहा हूँ, डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और टू लोकल लीडर्स ऑफ पंजाब। ये लिख लिया आप लोगों ने? बोलो। Yes, sir. आगे लिखिए, आगे लिखिए, आगे लिखिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बड़ी जल्दी आए हो। लिखो इसमें बच्चों आगे। सर माइक टेस्ट कर रहे थे सर। अच्छा माइक टेस्ट कर रहे थे, नहीं मिला था माइक टेस्ट करवाने के साथ है?
ये ऑडिशन चल रहे हैं क्या इंडियन आइडल के? अरे बस किसी और के ऊपर कमेंट नहीं करना। मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था, किसी और के कमेंट करने से कोरोना फैल रहा है। मैंने सुना है ये बात को, WHO ने भी इस बात की पुष्टि की है। सर कोई बात नहीं सर, गाली भी देगा तो चलेगा। अरे नहीं, गाली कैसे दे देगा, हम है नहीं क्लास में, है ना। लिखो तुम, छोड़ो अरे खैर, नहीं भाई, इधर लिखो। अरे लिख लो। नहीं भाई, भाईचारा वादा बढ़ा लेना। लिखो, बुलवा देते यार, मुझे क्या लिखवाना था। हाँ लिखो, द फर्स्ट ऑब्जेक्ट of Jallianwala Bagh meeting was to free Dr. Satyapal and Saifuddin Kichlu। हिंदी में लिखिए, जलियांवाला बाग मीटिंग का प्रथम उद्देश्य डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को छुड़वाना था। ठीक है सर एक बार इंग्लिश में रिपीट करना। लिखो, द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस मीटिंग इन जलियांवाला बाग how to free Dr. Satyapal and Dr. Saifuddin Kichlu। लिख लिया बच्चों? यस सर। यस सर। हाँ जी, लिखो, अकॉर्डिंग टू द इंडियंस, भारतीयों के अनुसार, more than 1,000 people were killed and according to the Britishers, तथा अंग्रेजों के अनुसार more than 350 people were killed in जलियांवाला बाग। सर एक बार इंग्लिश में फिर से बोलना सर। लिखो, इन जलियांवाला बाग, according to the Indians, more than 1,000 people were killed and according to the Britishers, more than 350 people were killed। भारतीयों के अनुसार 1000 से अधिक लोग तथा अंग्रेजों के अनुसार 350 से अधिक लोग इस हत्याकांड में मारे गए। लिख लिया? यस सर। बोलो। यस सर। यस और चर्चा इसके बारे में मैं आप लोगों से और चर्चा करूंगा आपकी क्लास में, इतिहास की क्लास में, जब ये टॉपिक दोबारा से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा तब इसमें मैं एक छोटी सी कहानी से तुम लोगों को सुनाऊंगा। वो कहानी से सुन लेनी है तुम लोगों को और खुश हो जाना है। और इसका जितना बचा हुआ टॉपिक है वो हम लोग अपनी इतिहास की क्लास में चर्चा करेंगे। आगे देखो, एक हमारे यहाँ पर एक पंचायती राज मंत्रालय है। सर बने बनाए नोट्स मिलेंगे? नहीं बेटा, नहीं मिलेंगे। गजब गजब। बने बनाए नोट्स के लिए मैडम के साथ संपर्क करें, बाकी मुझे नहीं पता है। ठीक है, देखो, पंचायती राज मंत्रालय है बच्चों, यूनियन का केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय है। तो ये एक अवार्ड फंक्शन रखते हैं, मतलब कि यहाँ पर अवार्ड दिए जाते हैं कि किस राज्य ने, याद रखना, किस स्टेट ने अपने यहाँ पर पंचायती क्षेत्रों में, अभी यूपी में आज पंचायती इलेक्शन हुए थे वहां पर, तो आज काउंटिंग है यूपी में, है ना, पंचायत के चुनाव की, उसी से रिलेट है ये। देखना यहाँ पर किस राज्य ने, किस स्टेट ने पंचायती क्षेत्रों में बच्चों कितना टेक्नोलॉजी, ई गवर्नमेंट का यूज किया है,
ताकि इन पंचायतों को बेहतर बनाया जा सके। ठीक है, किसका उपयोग ज्यादा मिलना चाहिए? ई गवर्नमेंट का उपयोग ज्यादा मिलना चाहिए। ठीक है, ताकि पंचायत क्षेत्रों को बेहतर बनाया जा सके। कौन करेगा इसका इस्तेमाल? कौन करेगा बच्चों? स्टेट्स। राज्य करेंगे। इसका मतलब ये जो अवार्ड है किसे दिए जाएंगे? राज्यों को दिए जाएंगे। और कौन देगा? पंचायती राज मंत्रालय देगा आपका, वो भी केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय। समझ में आया? बोलो। यस सर। इसी में फर्स्ट Yes, रैंक sir. दिया गया है उत्तर प्रदेश को। फर्स्ट रैंक मिली है इसको उत्तर प्रदेश को। ठीक है, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि चुनाव आने वाले थे उत्तर प्रदेश में, वही पंचायती के चुनाव आने वाले थे, तो शायद इसलिए भी दिया हो। ठीक है, लेकिन फिर भी फर्स्ट रैंक बच्चों उत्तर प्रदेश को मिला है। सेकंड रैंक की बात अगर किया जाए तो सेकंड रैंक बच्चों असम को और छत्तीसगढ़ को दिया गया है। ये सेकंड रैंक वाले हैं इधर सारे, असम और छत्तीसगढ़। सर ये किस चीज की रैंकिंग है इसकी? पंचायत राज, ये जो आप अवार्ड बता रहे थे पंचायती राज उसकी? मंत्रालय बच्चों जो अवार्ड देता है, इसमें फर्स्ट रैंक यूपी को मिला है। मतलब प्रथम स्थान जो प्राप्त हुआ इस पुरस्कार में, इस पुरस्कार का नाम है ई पंचायत पुरस्कार। ठीक है, ई पंचायत अवार्ड बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें पहला स्थान यूपी को मिला है, सेकंड नंबर असम को और छत्तीसगढ़ को मिला है बच्चों, और तीसरे नंबर पर इसमें उड़ीसा और तमिलनाडु रहे हैं। तो थर्ड नंबर मिला है ओडिशा को और तमिलनाडु। ओडिशा और थर्ड पर ही है तमिलनाडु। ठीक है बच्चों, तो ये सब कुछ दिया गया है यहाँ पर इसमें अवार्ड। इसको बोलते हैं ई पंचायत पुरस्कार, ई पंचायत अवार्ड 2021। तो हेडिंग बनाइए आप लोग, ई पंचायत अवार्ड 2021। ई पंचायत अवार्ड 2021 लिख लिया? यस सर। लिखो, इन ई पंचायत अवार्ड फर्स्ट रैंक फाउंड बाय यूपी, उत्तर प्रदेश। ई पंचायत अवार्ड में पहला स्थान यूपी को मिला है, सेकंड रैंक असम एंड छत्तीसगढ़, एंड इन थर्ड रैंक ओडिशा एंड तमिलनाडु। प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश को, द्वितीय स्थान असम और छत्तीसगढ़ को, तथा तृतीय स्थान ओडिशा एवं तमिलनाडु को मिला है। ओडिशा एवं तमिलनाडु को मिला है। लिखो, दिस अवार्ड कंडक्टेड बाय यूनियन पंचायती राज मिनिस्ट्री। ये अवार्ड केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय देता है। ये दोबारा रिपीट अवार्ड कर दीजिए। दिस अवार्ड कंडक्टेड बाय यूनियन पंचायती राज मिनिस्ट्री। ये अवार्ड यूनियन केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय देता है। ठीक है, तो इसमें याद रखना है फर्स्ट स्थान किसको मिला है बच्चों? उत्तर प्रदेश को मिला है। सही, जो खासतौर पर जिन्होंने सर, यूपी पीसीएस का फॉर्म भरा होगा या फिर यूपी आरओ एआरओ का फॉर्म भरा होगा, उसके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है ये वाली, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, या फिर यूपीएसआई के जो फॉर्म आए हुए थे वे भरे होंगे अगर आप लोगों ने, तो उसमें भी आप लोगों का करंट का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है बच्चों? सर एक Yes, बार sir. ये कंडक्टेड बाय यूनियन पंचायती राज मिनिस्ट्री। अब आ जाते हैं ओडीआई रैंकिंग पर, क्रिकेट की ओडीआई रैंकिंग। ठीक है, अब लोगों का फेवरेट, कुछ लोगों का। बच्चों क्रिकेट की ओडीआई रैंकिंग को अगर देखा जाए तो इसमें जो वनडे क्रिकेट है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। इसमें अगर देखा जाए बच्चों तो यहाँ पर विराट कोहली को फर्स्ट नंबर पर रखा गया था, परंतु विराट कोहली को कुछ नीचे कर दिया गया है, पीछे कर दिया और सर। अब इस समय फर्स्ट नंबर पर देखा जाए
आवाज आ रही है बच्चों आप लोगों को? सर बाबर आजम ने कर दिया पीछे कोहली को। हाँ जी बच्चों, आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, यस sir. सर। यस सर। हाँ जी। हाँ जी तो सर। यहाँ पर ओडीआई रैंकिंग में 2021 की अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहले स्थान पर बच्चों बाबर आजम को रखा गया है। ये बाबर आजम पाकिस्तान के हैं, ठीक है। इनको सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिले हैं इसमें, तो इसलिए इनको प्रथम अंक पर रखा गया है बच्चों। फर्स्ट रैंक मिला है इनको बाबर आजम को, ठीक है। 865 के आसपास शायद इनके पॉइंट है, 865 पॉइंट्स हैं इनके। सेकंड नंबर पर विराट कोहली को रखा गया है। ये कहाँ के हैं विराट कोहली? हाँ पता ही सॉरी, होगा ना इंडिया। किन लोगों को। इंडिया इंडिया के के है हैं ना? सर। इनको 857 पॉइंट्स रहे हैं। हाँ आजकल वैसे वो भी चल रहा है, क्या बोलते हैं, आईपीएल है ना। कल वाला मैच देखा तुम लोगों ने आईपीएल का? कल वाला मैच चेन्नई सुपर किंग्स यस सर, yes, सर बहुत तगड़ा मैच हुआ सर। मुंबई चेन्नई। अरे टीएसके जीत गया। सुन लो, मुंबई जीत गया। उसमें जो केविन पोलार्ड है बच्चों, उसका भी एक क्वेश्चन आएगा, वो भी आप लोग याद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट रैंक मिला है बाबर आजम को, थर्ड Yes, रैंक sir. मिला है विराट कोहली को 857 पॉइंट के साथ, और तीसरे रैंक पर बच्चों एक और भारतीय है जो मुंबई इंडियंस का कैप्टन है, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा। रोहित ठीक है, शर्मा, इनको शर्मा जी का थर्ड लड़का। रैंक दिया गया। अरे बस शर्मा जी। तो यहाँ पर 825 पॉइंट के साथ इनको थर्ड रैंक पर रखा गया है, ठीक है। लिख लो ओडीआई रैंकिंग ऑफ 2021, 2021 में ओडीआई रैंकिंग। सर फुटबॉल मैच के भी होते हैं? ओडीआई में, ओडीआई फुटबॉल कैसे होता है? ये क्रिकेट की है केवल। मतलब हाँ, फुटबॉल में सर क्यों नहीं जो होगा फुटबॉल? हाँ क्यों नहीं होगा, उसमें बल्कि एक तो गोल्डन फुटबॉल अवार्ड होता है शायद, या फिर गोल्डन फुटबॉल फुट होता है शायद, ऐसा कुछ होता है एक अवार्ड। वो बेस्ट प्लेयर को दिया जाता है, जो जैसे यहाँ पर हम रन की रैंकिंग की बात कर रहे हैं, उसमें बेस्ट प्लेयर को दिया जाता है वो, ठीक है। और उसमें आप लोगों का जो मेसी है वो भी जीत चुका है, रोनाल्डो है वो भी जीत चुका है उसको। तो अलग अलग बात में अलग अलग अवार्ड होते हैं, ठीक है। खैर अभी मैं केवल ओडीआई की बात कर रहा हूँ 2021 में। तो इसमें लिखिए फर्स्ट में बाबर आजम पहले स्थान पर दिए गए हैं इनको, 865 पॉइंट पाकिस्तान के हैं। 857 पॉइंट के साथ सेकंड नंबर पर विराट कोहली है, भारत से रिलेट करते हैं। 825 पॉइंट के साथ थर्ड नंबर पर रोहित शर्मा को रखा गया है, ये भी भारत से रिलेट करते हैं। लिख लिया बच्चों? Yes, sir. सर। इसी में ही आप लोग जानते होंगे कि भारत में अभी एक वनडे प्लस वनडे मतलब ओडीआई की सीरीज भी हुई थी, और शायद टेस्ट मैच की सीरीज भी हुई थी। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई थी और एक इंग्लैंड के साथ हुई थी ना। तो इंग्लैंड के साथ जब हुआ था बच्चों, तो उसमें भारत की हालत थोड़ी पतली थी। तो उसमें अगर देखा जाए तो इसी ओडीआई में टीम रैंक अगर देखा जाए तो टीम रैंक में बच्चों फर्स्ट नंबर पर टीम रैंकिंग में इंग्लैंड है, और सेकंड नंबर पर भारत। हाँ जी, ओडीआई की बात कर रहा हूँ टीम रैंकिंग में, ठीक है। फर्स्ट नंबर पर इंग्लैंड एंड सेकंड नंबर पर भारत। लिख लिया? लिख लिया बच्चों? यस यस सर। इरेज कर रहा हूं मैं इसको, ठीक है। चलिए एक ये हो गया, एक और क्रिकेट से खबर ले लेते हैं। एक बड़ी बढ़िया सी खबर है तुम्हारे लिए, बहुत सारे क्वेश्चन है उसमें। एक व्यक्ति हुए हैं विजडम एल्मेनेक, ये एक बुक है बच्चों बेसिकली। तो इस बुक को कहते हैं द बाइबल ऑफ द क्रिकेट। क्रिकेट का बाइबल।
यानी क्रिकेट की बाइबल की इसको संज्ञा दी गई है, तो आप लोग सोच ही सकते हो कितनी बड़ी बुक होगा। ठीक है, जैसे क्रिश्चियनिटी में बाइबल सबसे बड़ी पुस्तक है, वैसे यहाँ पर इस क्रिकेट में सबसे बड़ी बुक है विजडम अल्मनैक की। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इस बुक ने अभी अभी कुछ आंकड़े जारी किए हैं, और उस आंकड़ों में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात यह है, इसमें 2010 के दशक में, दशक होते हैं बच्चों 10 साल, आवाज आ रही है ना सभी को? यस यस सर। सर। 2010 के दशक में विराट कोहली को सबसे बढ़िया बैट्समैन माना गया है, बल्लेबाज माना गया है विराट कोहली को। ठीक है, 2010 के दशक में, 2010 से 2020 तक मतलब। फिर उसके बाद 80 का दशक लिया गया है, 1980 के दशक में यानी 80s के टाइम में सबसे बढ़िया व्यक्ति माना है, बल्लेबाज माना गया है। 83 में हम लोगों ने वर्ल्ड कप जीता था ना, कौन था उस समय हमारा कैप्टन? कपिल देव। कपिल देव जी। तो यहाँ पर 80 के दशक में इस आंकड़े के मुताबिक 1980 के दशक में कपिल देव को सबसे बढ़िया बल्लेबाज माना गया है, और 90s में यानी कि 1990 के दशक में सबसे बढ़िया बल्लेबाज माना गया बच्चों सचिन तेंदुलकर को। ठीक है, 90s में। तो इसमें तीनों के तीनों हमारे हैं, 2010 के दशक में, 2080 के दशक में, 2090 के दशक में विराट कोहली, कपिल देव और सचिन तेंदुलकर। मैंने आप लोगों को बताया कि ये बुक काफी बड़ी तो है ही है, सही। साथ ही साथ में यहाँ पर एक क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये एक रैंक जारी करते हैं क्रिकेटर ऑफ द ईयर की। इसी बुक के अनुसार बच्चों क्रिकेटर ऑफ द ईयर में बेन स्टोक्स को बच्चों क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। यानी कि इसमें इन्होंने क्रिकेटर ऑफ द अवार्ड किसको माना है? बेन स्टोक्स को माना है। ठीक है, समझ में आया? यस सर। समझना क्या Yes, था sir. इसमें, तो वैसे याद ही करना है बस तुम लोगों को एक। ठीक है, बेन Yes, स्टोक्स sir. तो देखा होगा ना तुम लोगों ने? यस सर। यस सर। यस सर। तो इंग्लैंड का बेन स्टोक्स का सर इंग्लैंड का इंग्लैंड घातक बल्लेबाज। ऑलराउंडर ऑलराउंडर। ऑलराउंडर है। तो ये इंग्लैंड का है। ठीक है, मैंने लिख दिया नीचे से जिसको नहीं पता था। और एक और बात करते हैं बच्चों, लीडिंग। सर ये कौन सा दिया है इसको, बेन स्टोक्स को कौन सा अवार्ड दिया? क्रिकेटर ऑफ द ईयर, क्रिकेटर ऑफ द ईयर बच्चों। ठीक है यहाँ सर, पे ठीक। पहला एक है, सुन लो इधर को जरा, यहाँ मैं बता रहा हूँ लीडिंग T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ठीक है, लीडिंग T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये T20 के लिए है। ठीक है, तो इसमें मिला है कैरन पोलार्ड को, जिसकी तुम लोगों ने कल बैटिंग देखी होगी, है ना। तो इसमें लीडिंग क्रिकेटर T20 में सबसे बढ़िया हरफनमौला बल्लेबाज को माना गया है कैरन पोलार्ड को। ठीक है, कैरन पोलार्ड लिख लो। अच्छा, कैरन पोलार्ड तो आप लोगों को पता होगा कौन सी टीम से रिलेट करते हैं? वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर ये नॉवल पढ़ना पड़ेगा सर, यूपीएससी वाले बच्चे। जी सर ये नॉवल सर पढ़ना होगा नहीं, क्यों पढ़ना होगा? सर, यूपीएससी नहीं वाले पढ़ना है। बच्चे। नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना। तुम सर यूपीएससी लीडिंग T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर। क्रिकेटर ऑफ द ईयर बेन स्टोक्स इंग्लैंड का है। लीडिंग Only- T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये लीडिंग T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर कैरन पोलार्ड T20 में ही सब। और लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर है बच्चों, ऑस्ट्रेलिया की है बेथ मोने। ये बेथ मोने जो है बच्चों, ये ऑस्ट्रेलिया की है। इनको लीडिंग वुमेन श्रेणी में प्रथम स्थान पर दिया गया, ये रखा गया। तो वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का नेम लिख दीजिए सर बोर्ड। हाँ जी, लिख देता हूँ। आप पहले ये तो लिख लो, फिर लिख देता हूँ मैं, पूरा सेंटेंस बोल दूंगा वो। ये लिख लीजिए पहले आप लोग।
सर वुमेन में किसका लिख बताया? लिया? लिख लिया बच्चों, ये बोर्ड पे जो लिखा हुआ सब कुछ? यस सर। सर वुमेन का बताना पर फिर से। देखो वुमेन, इसमें यहाँ पे लीडिंग T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर है, यहाँ पे आपको करना है लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर बेस मोन। ये ऑस्ट्रेलिया से रिलेट करती हैं, ऑस्ट्रेलियन टीम से। लिख लिया बच्चों? यस सर। चलिए देखिए, तो यहाँ पे आप लोगों को ये याद रखना है, और बाइबल क्रिकेट की ये बुक है, ठीक है, इसका नाम याद रखना है, इसका नाम याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है महिलाओं के लिए, ठीक है। और उधर कैरन पोलार्ड का नाम याद रखिए, ठीक है बच्चों। यस सर। वैसे तो याद हो ही गए होंगे तुम लोगों को, काफी तुम्हारे फेवरेट होंगे इसमें, और ये वैसे भी तुम्हारा सर वुमन इम्पोर्टेंट होगा ही। हाँ वो हो सकता है उसमें। देखो बनाने वाला कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है, परंतु देखो हटके थोड़ा सा क्वेश्चन जो बनाएगा, क्योंकि अगर पेपर भारी बनाने लगा तो थोड़ा हटके बनाता है क्वेश्चन, इसलिए हम लोग जो दूर क्वेश्चन होता है उसको हम लोग इम्पोर्टेंट बता देते हैं, ताकि आप लोग उस पर ज्यादा फोकस करें। है छोड़िए, आगे आते हैं बच्चों। यूएनएसपी एक रिपोर्ट जारी करता है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। (2021) में जारी किया है। यूएनएफपीए, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, इसको रिलीज करता है बच्चों इस रिपोर्ट को, और इसका थीम रहा है माई बॉडी, पूरा कैपिटल में लिखा हुआ, वैसे तो थीम है बच्चों इसका माई बॉडी इज माई ओन, ये इसका थीम है इसका, ठीक है। माई बॉडी इज माई ओन, इसका अर्थ है हिंदी में, मतलब मेरा शरीर मेरा है, सही। इस थीम पर ही चर्चा की गई है। इसकी यूएन वाली फुल फॉर्म बताना सर। एक मिनट बस, पहले मैं समझा दूं, फिर मैं जब लिखाऊंगा तो बताऊंगा। यहाँ पर बच्चों इस पूरी यूएनएफपीए ने इस रिपोर्ट में बच्चों इस थीम पर चर्चा किया है, यानी कि जो स्त्रियां हैं उनका शरीर कितना उनका है, ठीक है, आफ्टर द मैरिज और बिफोर द मैरिज, इस पर तुलना की गई है। यहाँ पर बच्चों इसमें देखा जाए तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो 57 डेवलपिंग कंट्रियां हैं, मतलब जो अभी भी विकास कर रही हैं, विकासशील बोलते हैं उनको, डेवलपिंग कंट्री जो है 57, उसमें 50% महिलाएं ऐसी हैं जो अपने स्वास्थ्य, अपने हेल्थ के बारे में बच्चों अपना खुद का डिसीजन नहीं ले सकती हैं, बल्कि जो उनका हेल्थ है उनके हेल्थ से रिलेट करके उनका जो हस्बैंड होता है वो उसमें डिसीजन लेता है, ठीक है। तो ये प्रतिशत महिलाओं की संख्या ऐसी बताई गई है विकासशील देश में भी हस्बैंड उनसे जुड़े जो है वो आज भी इतना सही है इसमें कि वो अपने हेल्थ से जुड़ी हुई डिसीजन ले पाए, ठीक है। अरे बोलो। यस सर। यस सर। अच्छा, तो मेरे हेल्थ समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको एक हेल्थ शब्द मतलब बता देता हूँ इसका। इसका मतलब ये है बच्चों कि जैसे कि गर्भ धारण करना, जैसे कि प्रेग्नेंट होना, तो प्रेग्नेंट होने का टाइम क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसमें मुख्यतः बच्चों हस्बैंड ज्यादा जवाबदेह होता है, और महिलाओं को इसमें कोई पूछा नहीं जाता। 50% ऐसी हैं। साथ में गर्भ धारण अगर हो गया तो अगर गर्भ अबॉर्शन कराना है तो उस कंडीशन में भी यहाँ पर हस्बैंड यानी कि मेल का डोमिनेंस रहता है, इस केस में भी फीमेल का डोमिनेंस नहीं हो पाता है, ठीक है। या जो अन्य उसकी जो हेल्थ सिस्टम है, अन्य जो स्वास्थ्य सेवाएं वो लेती है महिला,
उसमें भी मेल का ही डोमिनेंस ज्यादा देखा गया है, महिला का डोमिनेंस कम देखा गया है। ठीक है, समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ठीक है, इसका हेल्थ का मतलब मैं इस बारे में चर्चा कर रहा था, इस रिपोर्ट में इसी बारे में चर्चा किया गया है ज्यादातर। सही, इसमें कहा गया है बच्चों जो 12% जो महिलाएं हैं, 12% जो महिलाएं हैं, पूरे विश्व की बता रहा हूं मैं, जो 12% महिलाएं हैं बच्चों 1549 साल की, वो अपने स्वास्थ्य का निर्णय लेने पाने में पूरी तरह से स्वतंत्र है। ठीक है, और यही आंकड़ा भारत में भी है। भारत में एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे किया गया था, उसके अनुसार भारत की जो 12% महिलाएं हैं वो पूरी तरह से स्वतंत्र हैं अपनी हेल्थ के लिए फैसला लेने में। ठीक है, परंतु इसी के साथ साथ 23% जो महिलाएं हैं बच्चों, वो अपनी जीवन साथी के जो साथ है उससे ही पूछकर अपना यहाँ पर डिसीजन लेती हैं 23% महिलाएं। ठीक है, और इसमें एक बात और निकल के आई थी कि जो 5 स्टेट है हमारे, जैसे कि सिक्किम है, महाराष्ट्र है, असम है, सिक्किम, महाराष्ट्र, असम, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, ये जो 5 स्टेट है, इसमें घरेलू हिंसा जो है वो बढ़ गई है। ठीक है, इसी रिपोर्ट में आया था ये। तो घरेलू हिंसा भी आप लोग जानते होंगे किसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। ठीक है, इसमें जो हेल्थ, मैंने यहाँ पे शब्द लिखा है, इसमें घरेलू हिंसा को भी इस रिपोर्ट में इंक्लूड किया गया है। ठीक है बच्चों, तो अर्थात भारत में महिलाओं की कंडीशन कोई ज्यादा बढ़िया नहीं है, समझे? यस सर। Yes, sir. जो पिछली वाली जो बच्चों इसमें रिपोर्ट है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021, उसमें मिसिंग महिलाओं के बारे में चर्चा की गई थी, और इसमें याद रखना, इसमें महिलाओं के शरीर के बारे में, हेल्थ के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, तो इसका मतलब जो पिछली वाली रिपोर्ट थी उसमें आप लोगों का मिसिंग वुमेन के बारे में चर्चा की गई है। मिसिंग वुमेन का मतलब ये मत समझना कि आप महिलाओं को बहुत याद कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मिसिंग वुमेन का मतलब ये है कि जो महिलाएं बच्चों, नहीं, जो मैं बता रहा हूँ, देखो मिसिंग महिलाएं वहां पर महिलाओं को कहा गया है, बहुत बोलते हो तुम यार। मिसिंग महिलाएं उन महिलाओं को कहा गया है जो महिलाएं गर्भधारण होने पर, मतलब कि जैसे कि प्रेग्नेंट हुई कोई लेडी तो उसका लिंग टेस्ट कराया जाएगा, जेंडर चेक किया, महिला हुई, वो लड़की हुई अगर वो, तो उसको वहीं पर ही मार दिया जाएगा। ऐसी महिला को मिसिंग महिला कहते हैं। या फिर कुछ ऐसी लड़की जिसका जो पैदा तो हो गई है परंतु पैदा होने के बाद मार दी जाती है, ऐसी महिला को, ऐसी लड़की को मिसिंग महिला कहा गया। इसमें इस पिछले वाली रिपोर्ट में मिसिंग वुमेन बोला गया है। और इस रिपोर्ट में माई बॉडी इज माई ओन, यानी कि साथ साथ पता चल रहा होगा इसमें शरीर यानी हेल्थ के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, समझ में आया? यस सर। Yes, sir. देखिए, एक है SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मैंने आपको पहले ही पढ़ाए हैं 3, 4 और 5। इस 3 में हेल्थ रखा गया है इसका उद्देश्य, 4 में एजुकेशन रखा गया है इसका उद्देश्य, 5 में जेंडर इक्वालिटी रखा गया है इसका उद्देश्य। यानी SDG क्या होता है बच्चों? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होते हैं, यानी हम लोगों को डेवलपमेंट तो करना है लेकिन इन बिंदुओं पर फोकस करते हुए करना है। जैसे 3 पर स्वास्थ्य को फोकस करते हैं, SDG 4 को एजुकेशन को फोकस करते हैं, और SDG 5 में बच्चों हम जेंडर इक्वालिटी को फोकस करते हैं। ठीक है, और मैंने आप लोगों को अभी एक रिपोर्ट पढ़ाई है, आज ही पढ़ाई है बच्चों, जो जेंडर इक्वालिटी को बताती थी। कौन सी? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021। बोलो यस या नो? Yes, यस sir. सर। भाई, इसका मतलब वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 से जुड़ी हुई थी, जेंडर इक्वालिटी से। और ये वाली जो मैंने स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 पढ़ाई है, ये SDG 3 से जुड़ी हुई है, हेल्थ से जुड़ी हुई है महिलाओं की। बोलो यस या नो? यस सर। ठीक है, लिख लो। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021। लिखो, इशूड बाय UNFPA। यह रिपोर्ट UNFPA द्वारा जारी की जाती है। फुल फॉर्म लिख लो इसकी, UNFPA की फुल फॉर्म है बच्चों यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। तो सर ये उल्टा कैसे हो गए? बेटा इसमें बैठ नहीं रहा था इनका ये,
क्योंकि हनी सिंह के बहुत बड़े फैन हैं, तो इस वजह से इनकी राइमिंग बैठ नहीं रही थी, तो इसे इन्होंने यूएनएफपीए कर दिया। ठीक है सर। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ठीक है, ये इसके अंतर्गत आता है। तो ये पॉपुलेशन के आंकड़ों पर चर्चा करता है बच्चों, ठीक है। ये सर, जो आप लोगों को मैंने यूएनएफपीए पढ़ाया, फंड के बाद क्या है? बस यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। और सर ए भी तो है। ये दरअसल क्या है, यूनाइटेड नेशन का ये पूरा का पूरा हिस्सा यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड में नहीं आता है। यूनाइटेड नेशन के कुछ हिस्से हैं, कुछ हिस्सों के फिर ये हिस्से हैं, ठीक है। मतलब उसमें ब्रांचेस का भी ब्रांच चाहिए, सब ब्रांच चाहिए यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन। तो आगे लिखिए बच्चों, इसमें यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड द्वारा जारी की जाती है। लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अनुसार in 57 developing countries, more than 50% women, are not able to सर स्टार्टिंग से रिपीट करना। according to this Only a report, according to this report, इस रिपोर्ट के अनुसार in 57 developing countries, more than 50% women, इस रिपोर्ट के अनुसार 57 विकासशील देशों में 50% से अधिक महिलाएं, more than 50% women are not able to decide the subject related to health. 50% से अधिक महिलाएं अपने शरीर के बारे में निर्णय लेने में असमर्थ हैं। डिसाइड के बाद क्या है सर? दोबारा सुनो पूरी लाइन। In 57 developing countries, more than 50% women were not able to decide the subjects related to health. Not able to decide the subjects related to health. अपनी स्वास्थ्य से जुड़े संबंधित विषय के बारे में निर्णय लेने में समर्थ नहीं है। लिख लिया। The theme of this report is, इस रिपोर्ट की थीम My body is my own, लिख लो, सामने लिखा हुआ है। इस रिपोर्ट की थीम My body is my own। हिंदी वाले भी ये लिखेंगे, इंग्लिश वाले भी ये लिखेंगे, ठीक है। लिख लिया बच्चों? Yes, sir. आगे लिखिए SDG 3, SDG 4, SDG 5। SDG 3 में हेल्थ है, SDG 4 में एजुकेशन है और SDG 5 में जेंडर इक्वालिटी है। लिख लिया? यस सर। चलिए आगे देखते हैं। सर ये 3, 4, 5 ये हैं क्या? हेल्थ, एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, इसमें क्या है? ये SDG गोल है, कुछ ऐसा है कि जो संस्थान होती हैं जैसे कि यूनाइटेड नेशन या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उन्होंने कुछ गोल्स निर्धारित किए हैं देशों के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है एक ऐसा विकास जो अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ बचा के रखे। सस्टेनेबल का सतत विकास का मतलब ये होता है कि जैसे कि कोयला है या फिर पेट्रोलियम है,
इसका मतलब सीधा सीधा से अगर मैं तुम लोगों को समझाऊं तो ऐसा डेवलपमेंट करना किसी देश में जिससे कि जो ऐसे पदार्थ है जो खत्म हो सकते हैं, जैसे कोयला खत्म हो सकता है, पेट्रोल खत्म हो सकता है, उन पदार्थों को उन जैसे कोयला पेट्रोल को बचा के रखना ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां भी उसका यूज कर सके। उस डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। मतलब किसी दूसरे पदार्थ को नुकसान पहुंचाए बिना हम लोग अपनी चीज को चला ले, हम अपना डेवलपमेंट कर ले, ठीक है। ऐसे विकास को सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कुछ गोल निर्धारित किए हैं, इन्हीं को एसडीजी गोल बोलते हैं, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बोलते हैं, ठीक है। इसमें से मैंने आप लोगों के अभी तक 3, 4 और 5 के बारे में आप लोगों को बता दिया। बहुत सारे हैं ये, ठीक है। 3, 4 और 5 अभी आप लोग याद कीजिए कौन कौन से हैं। 3 में क्या है बच्चों? एसडीजी 3 क्या है? हेल्थ। हेल्थ है, ठीक है। एसडीजी 4 क्या है? एजुकेशन है। और एसडीजी 5 क्या है? जेंडर इक्वालिटी, ठीक है। इसमें बच्चों यहाँ पर ये देखा जाता है कि किस देश ने कौन सा एसडीजी कितना क्रॉस किया है, कितने तक वो पहुंचा है, इसमें भी रैंक जारी किया जाता है, ठीक है। वो चली भी गई शायद आके या फिर आएगी, अभी जब आएगी तो मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। उसमें मैं आप लोग जितने भी एसडीजी हैं उन सब के बारे में चर्चा करूंगा आप लोगों के साथ, और फिर उसमें बताऊंगा कि भारत कौन से एसडीजी में पीछे है और कौन से एसडीजी में भारत आगे आया है, ठीक है। बोलो। यस सर। जिसने पूछा था समझ में आया उसको? यस सर। चलिए आगे है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। डाल लो, ये एक इंडेक्स है, याद कर लीजिए इसको। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। आप लोगों को वो पता होगा बोलने की आजादी हमें कौन सा आर्टिकल देता है? बोलने की आजादी, बोलो सर 19(1). 19(2) क्या बताता है फिर हमें? ना बोलने की आजादी। सर बिना हथियारों के सभा करने की आजादी। अच्छा, बिना हथियारों की बात रखने की आजादी, बहुत बड़ी। तो यहाँ पर बच्चों वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स 2021 जारी किया गया है। ये एक प्राइवेट संस्थान है जो इसको जारी करती है। इसमें कहा है कि भारत ने 2020 और 2021 के बीच में कोई काम नहीं किया, यानी कि 2020 में भारत की रैंक वही थी और 2021 में भारत की रैंक वही है 142 की, और अब भी भारत की रैंक कितनी है? 142 की। 142 रैंक मिली है भारत को। 2020 में भी इतना ही मिला था और 2021 में बच्चों इतना ही मिला था, ठीक है। अब आप लोग मुझे पूछेंगे कितने देशों में इसको मिला है रैंक, तो टोटल जो इसमें कंट्री लिया गया है वो 180 देशों की गणना की गई है। 180 देशों में प्रेस की फ्रीडम को देखा गया है, उसके आधार पर बच्चों 142 की रैंक भारत को इस बार मिली है। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं जो ये इंडेक्स है बच्चों, ये प्रेस की फ्रीडम को दिखाता है। मतलब कि वहां पर जो प्रेस है वो कितनी मुखरता से अपनी बात को रख सकती है सरकार के सामने। यहाँ पर ये बिल्कुल भी याद रखना है कि ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है बच्चों, ये प्रेस का कैसा कार्य है उसके बारे में चर्चा नहीं करता है। मतलब प्रेस आपके भारत की खराब है, बढ़िया है, कैसा काम करती है, कैसा नहीं करती, उसके बारे में चर्चा नहीं करता है। ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स केवल बताता है कि वहां की प्रेस कितनी फ्री है अपने विचारों को रख पाने में, ठीक है बच्चों? अरे बोलो। यस सर। इसमें फर्स्ट नंबर मिला है, आप लोगों को पता ही होगा, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, थर्ड नंबर। भारत का तो हमको पता ही चल गया है, ठीक है। अब पोलर कंट्रीज आप लोगों को मैं जो पहले पढ़ाता रहा हूँ इंडेक्स, तो उसमें इनको फर्स्ट स्थान मिलते रहे हैं। फर्स्ट नंबर मिला है नॉर्वे को, यानी इनके यहाँ पर प्रेस की फ्रीडम सबसे ज्यादा है। दूसरा नंबर मिला है फिनलैंड को, ठीक है बच्चों। यानी कि फिनलैंड में दूसरा नंबर प्राप्त करने का मतलब है फिनलैंड नॉर्वे के बाद है, यानी प्रेस की फ्रीडम इसमें यहाँ बढ़िया है, ठीक है। और तीसरा नंबर इसी के नजदीक है डेनमार्क। तीसरा नंबर इसको दिया गया है। सबसे लास्ट नंबर यानी कि 180वीं रैंक मिली है इरिट्रिया को।
ये कहाँ है, ये तुम लोगों को पता लगाना है। किसको ठीक है? मिली सर? तो इरिटिया सबसे 180वीं रैंक मिली है इसको, इरिटिया को। अच्छा, इसमें एक और बात बता दूं, इसमें चाइना ने बड़ा बेकार प्रदर्शन किया है, चाइना को 177वीं रैंक मिली है इसमें, भारत से बेकार है इसमें, यानी कि चाइना में प्रेस की फ्रीडम नहीं है, वो तो आप लोगों को पता ही चल रहा होगा, है ना। यस सर। 177वीं रैंक चाइना की। सर नॉर्थ कोरिया की क्या है? इरिटिया की इससे पहले ही है मैडम, इरिटिया से पहले 179 नॉर्थ कोरिया है, 178 तुर्कमेनिस्तान है और 177 चाइना है। ठीक है, अब पाकिस्तान की मत पूछना। इंडिया की सर? अरे इंडिया की बताई तो 142वीं। भारत की में वीडियो गई। भारत की रैंक, सर भारत वीडियो की नहीं आ रैंक रहा। इसलिए, अरे आ जाएगा, डोंट वरी, चिंता मत किया करो तुम इतना। सर आपकी भारत की डीपी रैंक अच्छी है। भारत की रैंक इसलिए अच्छी है क्योंकि उसमें राजा रवीश कुमार जैसे कुछ पत्रकार हैं जो बुराई भी कर सकते हैं और आज तक जैसे भी आपको जो अच्छा ही बता सकता है ना, तो इसमें सब है हमारे यहाँ। लेकिन कुछ सरकारें ऐसी भी हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार है, कुछ ज्यादा बोलोगे तो वो उठा के जेल में डाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए सर ये 180 रैंक किसकी है, क्या नाम है कंट्री का? 180वीं रैंक है इरिटिया की। लिख लिया बच्चों? यस सर। यस सर। चलो बस एक लास्ट टॉपिक है, बस एक की और लिख लो, तुम्हारी छुट्टी करूंगा। अब लिखो, हम लोग अप्रैल में कौन कौन से दिन मनाते हैं। अप्रैल चल रहा है, खत्म हो गया, शायद खत्म हो गया ना अप्रैल? स्टार्ट हुआ। यस सर। यस सर, खत्म हो गया। स्टार्ट हुआ। सर ये 2020 में कितनी है इंडिया की रैंक इसमें? क्या लगा ये 142। ये किसने कहा कि अप्रैल स्टार्ट हुआ है अभी? पता अरे नहीं किसने सर। कहा, ये नाम तो बता। जिसने कहा है ना, ये वो गाना उसके ऊपर बना हुआ है, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है ना। चलिए लिखे, अप्रैल में आप लोग कौन कौन से दिन मनाते हो, लिखो बेटा। 9 अप्रैल क्या मनाया तुम लोगों ने? 9 अप्रैल को बताओ क्या मनाया 9 अप्रैल को? सर आलू तुम के लोगों ने पराठे बनाया? बनाए थे। अच्छा तुम्हें ये भी है, 9 अप्रैल को क्या खाए थे तुमने, याद रहता है तुम्हें? सर फास्टिंग इतना था। याद रहता ना, इतना याद रहता ना बेटा, यूपीएससी क्लियर कर लिया तुम तक, समझ रहे हो। लिखो 9 अप्रैल को तुम वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस, जिसमें भारत के लोगों का सबसे ज्यादा स्वास्थ्य खराब हो गया है ना, ये देखो कितना फैल गया कोरोना। चलो आगे लिखो। 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल को क्या है बच्चों? जलियांवाला बाग। लिख लो जलियांवाला बाग मैस्क्यू डे, जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस 13 अप्रैल को। चलो अब तुम्हारी बायोलॉजी की टेस्टिंग करते हैं। 17 अप्रैल को आप लोग मनाते हो बच्चों 17 वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 17 अप्रैल को। बताओ क्या होता है हीमोफीलिया, कैसी बीमारी है, कैसे लक्षण है इसके हीमोफीलिया? बताओ बच्चे क्या हीमोफीलिया? सर ये वायरस से फैलने वाली बीमारी है क्या? हीमोफीलिया नहीं, बायोलॉजी की क्लास में बताया था कि इसमें ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है वो फ्लो करता रहता है, मतलब खून के थक्के जम जाते हैं जिसमें, शायद जम जाते हैं, मतलब वो खून चलो बहता कोई नहीं, मैं रहता है। बता रहा हूँ, सुनिए 17 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। इसमें बच्चों क्या होता है, हम लोगों का खून का थक्का नहीं जम पाता है, ठीक है, क्लोटिंग नहीं सर हो खून, पाती। सर खून बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है कट लगने पर। हाँ वो थक्का नहीं जम पाता है, क्लोटिंग विटामिन के की वजह से होता बनी हुई है। अलग अलग उसमें कारण होते हैं बच्चे, एक ही केवल नहीं होता उसका कारण, अलग अलग कारण होते हैं उसमें, ठीक है। हमारा जब आप लोग पढ़ोगे कि हमारा ब्लड का क्लोटिंग किस वजह से होता है, तो उसमें आप लोग एक फैक्टर नहीं पाओगे,
ब्लड की क्लोटिंग होने में बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, ठीक है जी। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दूं, जैसे कि एक एग्जांपल प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट्स भी हमारा खून का थक्का जमाने में सहायक होती है, ठीक है। जैसे कि एक हिपेरिन है एक पदार्थ, तो हिपेरिन अगर बनना बंद हो जाता है तो हमारा खून की क्लोटिंग हो जा रही होती है, ठीक है। मतलब बहुत सारे फैक्टर जो उसमें काम करते हैं। तो वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया जाता है 17 अप्रैल को। इसका उद्देश्य यही होता है कि ऐसे जो पेशेंट हैं उनको रीच आउट किया जाए, मतलब उन तक पहुंच की जाए, और उसके बाद ऐसे पेशेंट्स को बच्चों ठीक करने के लिए इलाज मुहैया कराया जाए, समझे। आगे लिखिए, 18 अप्रैल को क्या मनाते हैं हम लोग? 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे, वर्ल्ड हेरिटेज डे। आप लोगों ने सुना होगा कुछ हेरिटेज साइट्स होती हैं, है ना, जैसे कि हमारा लाल किला है, जैसे कि कुतुब मीनार है, जैसे कि आगरा का ताजमहल है, ये हमारे यहाँ पर फेमस हेरिटेज साइट्स हैं। तो इस दिन हम बच्चों 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाते हैं। इसका थीम लिखो इस बार का, 2021 की थीम है बच्चों इसकी, कॉम्प्लेक्स पास्ट, कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर, कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर। लिख लिया? लिख लिया बच्चों? यस सर। आगे लिखिए, 19 अप्रैल को आप लोग क्या मनाते हैं? वर्ल्ड लीवर डे। इसमें बायोलॉजी का सबसे ज्यादा दिन है अप्रैल में। वर्ल्ड लीवर डे, लीवर दिवस मनाते हैं आप, वैश्विक लीवर दिवस। सर कब मनाते हो? डेट रिपीट कर दो सर। 19 अप्रैल को, 19 अप्रैल को। लीवर तो आप लोगों ने सुना ही होगा ना बच्चों, क्या क्या काम करता है, कोई मुझे बताएगा लीवर आपको? क्या क्या काम करता है बच्चों लीवर आपका, बताएगा कोई मुझे? छोड़ो, डाइजेस्टिव। आगे लिखो। अच्छा चलिए ठीक है, डाइजेस्टिव। और अच्छा एक बात बताइए, लीवर इज अ ग्लैंड? यस सर। यस सर। लीवर एक ग्रंथि है? अच्छा चलिए फिर ये बताइए, लीवर किस टाइप की ग्रंथि है फिर? लीवर कैसी ग्लैंड है? चलिए छोड़िए, आगे लिखिए। 22 सर अप्रैल, ऑप्शन दीजिए सर। 22 अप्रैल, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, नन ऑफ दीज या बोथ? एंडोथर्मिक एंडोथर्मिक। एंडो 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 एंडोथर्मिक, अच्छा ठीक है। लिखिए 22 अप्रैल। आप लोग पढ़िए हैं लीवर डाइजेस्टिव सिस्टम, जब पढ़ लेंगे तो फिर दोबारा पूछना, मतलब पूछूंगा मैं तुमसे। 22 अप्रैल लिखो बच्चों, आप लोग मनाते हैं, बड़ा बढ़िया दिन है इस दिन, वर्ल्ड अर्थ डे, पृथ्वी दिवस मनाते हैं आप लोग, वैश्विक पृथ्वी दिवस। इसकी थीम रही है 2021 की बच्चों, रिस्टोर अवर अर्थ, रीस्टोर अवर अर्थ, ठीक है, लिख लिया? यस सर। यस सर। आगे लिखिए, 24 अप्रैल को आप लोग मनाते हैं पंचायती दिवस, नेशनल पंचायती राज डे। 24 अप्रैल को आप लोग मनाते हैं नेशनल पंचायती राज डे, लिख लिया? यस सर। अब लिखिए 25 अप्रैल, 25 अप्रैल को आप लोगों ने मनाया वर्ल्ड मलेरिया डे, वर्ल्ड मलेरिया डे, मलेरिया दिवस मनाया है आपने बच्चों। किसके काटने के कारण होता है बच्चों? मच्छर। मच्छर। फीमेल मच्छर। मच्छर में भी कौन फीमेल सा? मच्छर। मच्छर। फीमेल। क्या नाम है मच्छर का? सर नाम नहीं पता। चलो कोई नहीं, आगे लिखो 26 अप्रैल। एंड 26 अप्रैल लिखिए बच्चों, 26 अप्रैल को
वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। ये आप लोग मनाते हैं 26 अप्रैल को, ठीक है बच्चों? यस सर। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ चीजों की चर्चा की है, जैसे कि हम लोगों ने बात की है बच्चों वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स से, जिसमें भारत को 142 रैंक मिला है। हमने ग्लोबल जेंडर इक्वालिटी पे बात की है बच्चों, गैप पे बात की है, जिसमें भारत को 140 रैंक मिली है। फिर हम लोगों ने क्रिकेट के बारे में बात की है, उसमें क्रिकेट में विराट कोहली का नाम दोनों जगह आया होगा। बाबर आजम को पहला रैंक मिला है ओडीआई में, ठीक है। फिर हम लोग जलियांवाला बाग की बात की होगी। फिर हमने अमेरिका में कुछ नौसैनिक अभ्यास देखे होंगे, ईजेड जोन देखा होगा अपना। ये आज हम लोगों ने कुछ बात की है, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर क्लास में बनाए, इससे फिर मिलेंगे भगवान ने चाहा तो। थैंक यू सर, और ख्याल रखना सर अपना। थैंक आप यू लोग भी सर। ख्याल सर अच्छी रही क्लास आज की।